कि बिना ग्राफ्स के आप किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ने की सोच रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो ग्राफ्स को बहुत ईजी मैनर में, ईजीएस्ट मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कराने की बात करूं तो सारे ग्राफ बहुत आसान आपको लगने लगेंगे विद ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहले हम टाइप ऑफ ग्राफ की बात करते हैं। सबसे पहले हम कांस्टेंट ग्राफ को पढ़ने वाले हैं। आफ्टर दैट लीनियर ग्राफ क्या होंगे उसकी हम बात करेंगे। पैराबोलिक ग्राफ क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या फिर यूं कहें कि रेसिप्रोकल ग्राफ कैसा होगा उसकी बात करने वाले हैं। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक ग्राफ की बात करेंगे। इसमें हम दोनों पार्ट्स को कवर करेंगे। एक्सपोनेंशियल में ई पावर एक्स एंड ई पावर माइनस एक्स। ये वाला जो ई पावर माइनस एक्स है बहुत इंपॉर्टेंट आपका फिजिक्स के अंदर रोल प्ले करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो वन बाय वन इसको देखते हैं। चलो बेटा, सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं कांस्टेंट ग्राफ की। तो अगर y इज इक्वल टू के या फिर कोई भी आपका फंक्शन इज इक्वल टू के के बराबर है, कोई भी कांस्टेंट के मतलब 1 2 3 कुछ भी हो सकता है आपका, अगर वो कांस्टेंट है तो इसका ग्राफ होगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर अगर आपका x है बेटा, तो x अगर टाइम t है तो आप t के रेस्पेक्ट में लेकर आप चलोगे। ठीक है, तो अगर ये इस तरह का आपको कांस्टेंट ग्राफ दिखता है तो इसकी थीटा की अगर मैं बात पूछूं तो आप बोलोगे कि सर इसने एक्स एक्सिस के साथ में थीटा 0 डिग्री बनाया हुआ है। तो इसके स्लोप की अगर मैं बात करूं तो स्लोप होता है बेटा टेन थीटा से आप कैलकुलेट करते हो तो टेन 0, दैट मीन्स 0। इसका स्लोप कितना होगा, स्लोप होगा आपके पास में बेटा कितना, 0। स्लोप कितना होगा, 0। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस वाले एक्सिस पर वेलोसिटी लिया और इधर लिया मैंने बेटा क्या, t टाइम कितना लिया मैंने, t, और वेलोसिटी मैंने 20 मीटर पर सेकंड पर क्या कर दिया, इस तरह से ग्राफ आपको जनरेट करके दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ना तो ग्राफ 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है। तो ये क्या आपको शो करेगा बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ। वंस अगेन इसका स्लोप कितना, 0। अगर ये आपके पास में एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ गिवन है तो बेटा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपको, कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपको रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद में बेटा हम बात करेंगे कि व्हाट इज लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ की बात करते हैं, किसकी, लीनियर ग्राफ की बात करते हैं। तो लीनियर ग्राफ में अगर किसी भी वेरिएबल की डिग्री यानी कि पावर 1 है, डिग्री क्या है बेटा, 1 है अगर, तो ऐसा ग्राफ होगा आपका लीनियर। ये एक स्ट्रेट लाइन होगा जो किसी न किसी एंगल पर आपको मिलेगा विद रेस्पेक्ट टू दी हॉरिजॉन्टल एक्सेस। फॉर एग्जाम्पल सबसे बेसिक जो ग्राफ है बेटा वो है y इज इक्वल टू एक्स, जो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर x और y एक्सिस की अगर हम बात करें तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री से ये पास करते हुए जाता है, y इज इक्वल टू एक्स, इसको हम लीनियर ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, दूसरा ग्राफ देखो, अगर ये स्ट्रेट लाइन आपको ऐसे दिखती है और ये इसका एंगल है बेटा कितना, थीटा, तो इसकी इक्वेशन आप लिखोगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m क्या है, m है बेटा आपका स्लोप। स्लोप मतलब जितना भी ये हॉरिजॉन्टल से एक्सिस से आपका एंगल बनाएगी उसका tan, उसका क्या ले लेंगे हम, tan थीटा, वो स्लोप आएगा। और ये जो c है आपके पास में, ये है y एक्सिस में जो इंटरसेप्ट वो कट करके जाएगी, वो लाइन जो भी इंटरसेप्ट कट करके जाएगी वो c, वो आपका क्या है, ये c है। ठीक है, ये दो आपके फॉर्मेट मैंने बताए। तो अगर यहां पर मैंने आपको एक ग्राफ 1 गिवन है और दूसरा मैंने आपको 2 गिवन है, मान लीजिए दो ग्राफ्स आपको दे रखे हैं स्ट्रेट लाइन के, तो आपको बताना है कि किसका स्लोप ज्यादा होगा, किसका स्लोप ज्यादा होगा। तो बेटा जल्दी से बताओ m1 ज्यादा होगा या m2। तो सीधी सीधी बात है, ये एंगल कम है और ये एंगल है ज्यादा, तो ऑब्वियसली m2 इज ग्रेटर देन m1। स्लोप 2, स्लोप ऑफ द लाइन 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ लाइन 1। ठीक, आगे चलते हैं। एक तरीका ये है बेटा, देखो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ये भी एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने का तरीका है। x के नीचे डिनोमिनेटर में जो a है ये x इंटरसेप्ट बताता है, y के नीचे जो b है ये y इंटरसेप्ट को आपको डिनोट करता है, इज इक्वल टू 1 है ना। इज इक्वल टू में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो जैसे x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 3 मान लो इज इक्वल टू 1, तो x में कितना इंटरसेप्ट करना है सर 4, y में कितना इंटरसेप्ट कट करना है सर 3। तो दोनों को आप ज्वाइन करोगे तो आपको मिल जाएगी रिक्वायर्ड लाइन का
प्लॉट आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे एक मैं एग्जांपल लेके चलूं अगर, तो x 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 है मान लो, तो यहां पर है इक्वल टू में 12। अगर मैं यहां पर 1 बना दूं किसी तरह, तो डिवाइड कर दो दोनों तरफ, देखो 12 से यहां भी और यहां भी, तो इज इक्वल टू 1 आ जाएगा आपको राइट हैंड साइड में। तो इसी फॉर्मेट में आपका इक्वेशन आ गया, इसी फॉर्मेट में आपका इक्वेशन आ गया। तो अगर इस फॉर्मेट में आपका इक्वेशन आ चुका है तो बहुत आराम से आप इसको प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे आप 12 से डिवाइड करोगे इसको, तो यहां पर आएगा 4, ये आपका आएगा 3 इज इक्वल टू 1। तो x में कितना 4 इंटरसेप्ट, y में कितना 3 का इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। आप बड़े आराम से इसको प्लॉट कर सकते हैं। एक तरीका यह है कि x को आप 0 पुट करो और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। सिमिलरली y को 0 पुट करो और x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। इस तरह से भी आप किसी भी लाइन को प्लॉट कर सकते हो। ये भी बिल्कुल आपने 9th क्लास में सीखा हुआ बहुत बेसिक सा मेथड है ये। ठीक, आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद में बेटा देखो, अब हम बात करेंगे पैराबोलिक ग्राफ की। पैराबोला ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 4 फॉर्म में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो यहां पर एक मैं आपको बहुत टॉप लेवल की एक ट्रिक बताने वाला हूं कि जिसकी डिग्री 1 उसी एक्सिस में आपको ओपन कर देना है। पैराबोला को उस एक्सिस में ओपन करना है जिसकी डिग्री क्या 1। ठीक है, तो बेटा यहां पर देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो ये किधर ओपन होगा सर? डिग्री देखो किसकी 1 है, x की डिग्री 1 है, तो ये आपका x एक्सिस हुआ, ये आपके पास में y एक्सिस। तो इसका जो आप ओपन करोगे पैराबोला को, वो किस साइड में, x एक्सिस की डायरेक्शन में आप क्या कर दोगे, ओपन कर दोगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। बेटा इसमें बताओ जरा, तो हम ये सिलेक्ट करेंगे कि डिग्री किसकी 1 है। जल्दी से देखो, क्या x की डिग्री 1 है? नहीं। y की डिग्री 1 है? यस सर। तो ये ओपन होगा किधर सर? y एक्सिस में। ये ओपन होगा आपका किधर बेटा? y एक्सिस की डायरेक्शन में ओपन होगा। तो जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो ये वाला जो पैराबोला है ओपनिंग इन दी अपवर्ड डायरेक्शन आपको मिलेगा। ठीक, कोई डाउट इसमें? देखो नेक्स्ट देखिए, चलो इसे में देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, तो बेटा देखो 1 किसकी डिग्री 1 है सर? x की डिग्री 1 है, लेकिन उसके आगे क्या लिखा हुआ है? नेगेटिव। यहां पर क्या लिखा हुआ है? नेगेटिव। तो मींस ये ओपन तो होगा x एक्सिस में, लेकिन किधर? माइनस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax आपका जो ओपन होगा, वो बेटा मैं इधर आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं, ये वाला। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax आपका नेगेटिव x डायरेक्शन में ओपन होगा। इसी में एक और देख लेते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। इसको बताओ जरा। तो सर सबसे पहले डिग्री देखो किसकी 1 है सर? y की डिग्री 1 है और उसके आगे लिखा हुआ है माइनस, तो मतलब नेगेटिव y एक्सिस की तरफ ये ओपन होगा। ये किधर ओपन होगा? नेगेटिव y एक्सिस की तरफ ओपन होगा। कोई डाउट इसमें? ये चारों फॉर्म मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बता दी हैं किसकी? पैराबोला की। ठीक है, ये चारों फॉर्म्स आपकी पैराबोला की मैंने बता दी हैं। ठीक, अब देखो ध्यान से। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं बेटा y इज इक्वल टू √x, तो इसका ग्राफ होता है बेटा इस तरह से, कॉनकेविटी इसकी डाउनवर्ड रहती है, और ये जो ग्राफ आपको दिखाई देगा इस तरह से एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग फॉर्मेट में आपको दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये ग्राफ होता है y इज इक्वल टू √x का। जैसे v इज इक्वल टू √x का बनाना है आपको, या v इज इक्वल टू √t का बनाना है, तो कैसा बनेगा? इधर v लेंगे आप और इधर क्या लेंगे? t, तो ऐसा ग्राफ आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये आपका अंडर रूट का ग्राफ होता है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, बेटा ये ग्राफ होता है आपका क्यूबिक। ये ग्राफ होता है कैसा? क्यूबिक। ये होगा आपका इस फॉर्मेट में। ठीक है, ये आपका होगा इस फॉर्मेट में। क्लियर? ये क्यूबिक फंक्शन होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ही होता है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं बेटा ग्राफ में। अच्छा एक दो चीज और देखो, एक्सपोनेंशियल ग्राफ अभी और बताना है। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ।
बेटा y इज इक्वल टू ई पावर x। ये इस तरह का ग्राफ होता है। देखो किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 करो तो वो कितना होगा, 1 होगा। तो मतलब x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर ये 1 से होकर के जाएगा, है ना। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, और एक्सपोनेंशियली ये राइज करेगा और इधर ये डिक्रीज करेगा, लेकिन कभी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका e की पावर x का ग्राफ होगा। अच्छा, e पावर माइनस एक्स का अगर पूछे कोई तो इस तरह से आप बताओगे, e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। ये इंक्रीजिंग फॉर्मेट में है और ये डिक्रीजिंग फॉर्मेट में होता है। अच्छा, एक बात और देखो, e पावर माइनस टी का ग्राफ अगर कोई पूछता है तो कैसे बताओगे आप। अब क्योंकि हम फिजिक्स में टाइम को ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 रखते हैं, तो ग्राफ आपका बेटा हो जाएगा ये आपका टाइम एक्सेस और ये आपका y, ठीक है। तो टाइम को आपको क्या कर देना है, 0 से आगे आपको पुटअप करना है। तो मतलब ये जो नेगेटिव एक्स एक्सिस वाला जो ग्राफ है ये आपका नेग्लेक्ट हो जाएगा, सिर्फ ग्राफ बचेगा आपका ये वाला, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ आया बेटा ई पावर माइनस टी का, क्योंकि टाइम आपका नेगेटिव नहीं होता है। बाकी इसी ग्राफ को आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आपने इस वाले सेक्शन को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, अगर लॉगरिथमिक ग्राफ की बात करें, log x, तो ये ग्राफ आपका जस्ट e पावर x का इनवर्स फंक्शन होता है। तो ये आपका ग्राफ आएगा इस तरह से बेटा, ये ग्राफ आएगा आपका इस तरह से, log x का ग्राफ, ठीक है। ये कैसा रहेगा, लॉगरिथमिक इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, ठीक। log में अगर x की वैल्यू 1 है तो बेटा log ऑफ 1 क्या वैल्यू मिल रही है, 0। log ऑफ 1 कितना मिल रहा है आपको, 0 मिल रहा है, ठीक है। क्या यहां तक कहानी समझ में आती है ग्राफ्स की, क्या यहां तक कोई डाउट है, कमेंट करके आप पूछ सकते हो। इसके बाद में बेटा हम स्टार्ट करेंगे बेसिक टूल्स में, आगे चलते हैं। डिफरेंशिएशन हम करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, वेक्टर्स, और उसके बाद में हम ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम एसी और इंडक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर ट्रिग्नोमेट्री का पूरा यूज होता है कि कौन सा फंक्शन डिलेड है, कौन सा फंक्शन एडवांस्ड है, कितना फेज डिफरेंस है, ये सारी चीजें आपको उसमें यूज होंगी। तो डिफरेंशिएशन की बात करते बेटा, डिफरेंशियल बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अदर। रेट ऑफ चेंज को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। साथ ही साथ इसी को हम बेटा डिनोट कर सकते हैं, या इसी को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट भी यही होता है, रेट ऑफ चेंज भी यही है, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी इसी को हम बोल सकते हैं। कि किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो बेटा वो जो टेंजेंट आपकी स्लोप बनाएगी दैट इज डिनोटेड बाय dy बाई dx। तो इसको हम डिनोट करते हैं बेटा d बाई dx से, ठीक। तो जैसे एग्जांपल पहले नंबर पर x की पावर n है, x की पावर कितनी है, n, तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में सर, x के रेस्पेक्ट में कितना होगा, nx की पावर n माइनस 1 होगा, ठीक है। अब जैसे x की पावर है बेटा 7, तो इसका डिफरेंशियल यानी कि d बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, जो भी पावर है वो तो आप मल्टीप्लाई में लिखो और पावर में से एक माइनस करके यहां पर आपको पावर लिख देनी है। तो 7x की पावर 6, बेटा x क्यूब का कितना हो जाएगा फिर बताओ, ये पावर 3 मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 1 करोगे तो 3x स्क्वायर आपके पास में आ जाएगा। जैसे y इज इक्वल टू टी की पावर 4 है बेटा, तो dy बाई dt कितना होगा सर, ये हो जाएगा 4 इंटू टी क्यूब। ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू टी क्यूब हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, आसान सी बात थी। कुछ फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बेटा होता है कोस एक्स, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर एक्स होता है, कोट एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। एक फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि ई पावर एक्स, उसका डिफरेंशिएशन करो तो भी वो चेंज नहीं होता, ई पावर एक्स ही होता है, और उसका इंटीग्रेशन भी ई पावर एक्स ही होता है। ये आपको याद रखनी है। तो डी बाई डी एक्स अगर log x का करते हैं तो बेटा 1/x आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स करेंगे तो ई की पावर x ही आने वाला है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, ये फॉर्मूले बेसिक आपको आने चाहिए। फटाफट आगे चलते हैं।
प्रोडक्ट रूल देखो बेटा, अगर एक u1 है और एक u2 दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो आप ऐसा नहीं कि पहले का डिफरेंशिएशन किया इनटू दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते हम। तो हमें क्या लगाना पड़ता है, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता है। क्या करते हैं इसमें, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लेट करो, फर्स्ट फंक्शन को रखते हैं बेटा एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस इस बारी दूसरे को एज इट इज और पहले वाले का डेरिवेटिव, दिस इज कॉल्ड एज द प्रोडक्ट रूल। फॉर एग्जांपल e पावर x और sin x आपके पास में दो फंक्शन है, तो एक को माना बेटा आपने फर्स्ट फंक्शन और दूसरे को क्या माना, सेकंड फंक्शन। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा फिर बेटा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का क्या किया मैंने, डिफरेंशिएशन, तो sin x का डिफरेंशियल cos x प्लस, अब इस बार sin x को एज इट इज रखा और पहले वाले का क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन। कितना हो जाएगा e पावर x का, e पावर x ही होगा। तो आप चाहो तो e पावर x इसमें कॉमन ले लो, तो ये आपके पास में बचेगा बेटा cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x। ये आपका प्रोडक्ट रूल होता है बेटा। एक चीज होती है चेन रूल, ये भी आपको पता होना चाहिए। मान लो sin x होता तो इसका डिफरेंशियल कितना होता, cos x आ गया होता डिफरेंशियल, लेकिन अब साइन में x की जगह पर कुछ और फंक्शन है, x स्क्वायर प्लस 3 है, तो इसका डिफरेंशिएशन बिल्कुल ऐसा ही होगा। इसको आप अपने मन में थोड़ी देर के लिए कुछ और फंक्शन मान लो, कैपिटल X मान लो, तो sin x का कितना होता, cos x, x क्या है, ये क्वांटिटी है, इनटू जो भी वो x के अलावा क्वांटिटी है उसका डेरिवेटिव आपको मल्टीप्लाई में डालना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड एज दी चेन रूल, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, चेन रूल। तो sin x स्क्वायर प्लस 3 का हो जाएगा बेटा cos x स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। एक और एग्जाम्पल मैं लेकर इसमें बताऊंगा आपको, जैसे y इज इक्वल टू ई की पावर 5x है बेटा मान लो, ठीक है, या e पावर x क्यूब है मान लो, तो बेटा इसका dy बाई dx कितना हो जाएगा, इसका dy बाई dx हो जाएगा, देखो e पावर x का कितना होता है, e पावर x, तो e की पावर x क्यूब का कितना हो जाएगा, e की पावर x क्यूब हो जाएगा, लेकिन x क्यूब का आपको मल्टीप्लाई में क्या डालना पड़ेगा, डेरिवेटिव, तो वो डायरेक्टली लिख देता हूं कितना, 3x स्क्वायर आपको मल्टीप्लाई में डाल देना पड़ेगा। सिंपल एकदम, ये आपका क्या हो गया, चेन रूल हो गया। इंटीग्रेशन पे आते हैं बेटा। देखो जब हमारे पास में क्वांटिटीज कैसी हों, डिस्क्रीट नेचर की हों, तो उनको हम करते हैं समेशन, और जब कंटिन्यूअस क्वांटिटी होती है तो इनफाइनाइट क्वांटिटीज को आप सम नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, इस मेथड को बहुत अच्छे से समझो। अगर डिस्क्रीट क्वांटिटीज हैं तो समेशन करते हैं, कंटिन्यूअस नेचर की क्वांटिटीज हैं तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, कैलकुलस मेथड यूज करते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन मेथड हम यूज करते हैं। तो टोटल समेशन हमें करके कौन देता है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन दो तरीके का आपको मिलेगा देखने को बेटा, एक इंडेफिनिट और दूसरा क्या, डेफिनिट। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आपको क्या देता है, फैमिली ऑफ कर्व्स प्रोवाइड करता है, फैमिली ऑफ कर्व्स प्रोवाइड करता है। और डेफिनिट इंटीग्रेशन आपको क्या प्रोवाइड करेगा बेटा, डेफिनिट इंटीग्रेशन आपको प्रोवाइड करता है एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व आपको प्रोवाइड करता है कौन, डेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या ये बात मेरी समझ में आती है, क्या ये बात समझ में आ गई आपको? तो अब देखो इसको डिनोट करने का तरीका होता है बेटा ये है ना, ये जो तरीका है ये डिनोट करने का मेथड है। देखो एस को थोड़ा लंबा कर दिया तो एक तरह से समेशन का ही ये सिंबल है, तो ये आपका साइन हो गया इंटीग्रेशन का, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला देखो बेटा, x की पावर n+1 है मान लो, और इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, सपोज करो थोड़ी देर के लिए, तो कितना लिखते हैं आप, n+1 और x की पावर इसमें से एक पावर कम करके लिख दो, ये आ जाती। बेटा आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में इनवर्स प्रोसेस होते हैं। कैसे प्रोसेस होते हैं, इनवर्स प्रोसेस होते हैं बेटा। तो अगर मैं इनवर्स प्रोसेस कर दूं, यानी कि इंटीग्रेशन इधर भी कर दूं और इधर भी कर दूं, तो ये डी बाई डी एक्स से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हुआ, तो बेटा x की पावर n का इंटीग्रेशन, इस n+1 को नीचे ले आओ, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन आपके पास में आ जाएगा x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। ये फॉर्मूला आपका बुक्स में मिलता है। आया कैसे है, इस तरह से आया ये, ठीक। तो x की पावर n का हो जाएगा बेटा कितना, x की पावर n+1 अपॉन n+1, मतलब जो भी पावर है, जैसे x क्यूब का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करके लिखो और डिवाइड बाई उसी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जैसे x की पावर 5 का बेटा इंटीग्रेशन करना है, तो कितना करूंगा मैं, x की पावर 5 है तो 5 + 1 6, और उसी से क्या कर देना है, डिवाइड, प्लस c, ये होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमें
यूज करना पड़ता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मान लो x की पावर 8 है, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, सपोज करो, तो बेटा कितना हो जाएगा ये x की पावर 8 प्लस 1 यानी कि 9 डिवाइडेड बाई 9 प्लस c। और देखो एक चीज e पावर x प्लस बेटा ये बताओ x क्यूब, ये दो फंक्शन है आपके पास में और समेशन में मैंने आपको दिया, तो e पावर x का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो पहली बात तो ये कि इंटीग्रेशन आपका समेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन e की पावर x का आप अलग कर सकते हो और x क्यूब का इंटीग्रेशन अलग आप कर सकते हो। तो e पावर x का कितना होगा बेटा, सर e पावर x होगा। x क्यूब का कितना होगा, सर x की पावर 4/4 और प्लस c। ये बहुत आसान तरीके से आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से आपके कन्वर्जन आपको मिलेंगे तो आप देखते ही बता सकते हो। अब देखो कंसेप्ट ऑफ डिग्री देखते हैं बेटा, कंसेप्ट ऑफ डिग्री है ना, सुनना बहुत ध्यान से, मैं सारे ग्राफ्स यहीं से करा दूंगा, ग्राफ्स के जो कन्वर्जन हैं, ग्राफ्स के जो कन्वर्जन हैं वो यहीं से मैं करा दूंगा। देखो x की पावर n है तो d बाई डी एक्स जब आप कर रहे हो तो कितना होगा n x की पावर n माइनस 1। मतलब यहां से आपको एक बात पता चली कि डिफरेंशिएशन डिग्री -1 करता है, डिग्री -1 करता है। और सर इंटीग्रेशन क्या काम कर रहा है, इंटीग्रेशन आपका x की पावर n+1/n+1 कर रहा है, यानी कि जो इंटीग्रेशन है बेटा वो आपका डिग्री में +1 कर रहा है। डिग्री में क्या ऐड कर रहा है, वो +1 कर रहा है, डिग्री +1। डिफरेंशियल क्या, डिग्री -1, इंटीग्रेशन क्या, डिग्री +1। क्लियर एकदम। अच्छा, एक मैंने आपको बात बताई है कि अगर आपका कांस्टेंट ग्राफ है बेटा, कैसा ग्राफ है आपके पास में, कांस्टेंट ग्राफ है, तो इसका स्लोप कितना, सर 0, डिग्री कितनी 0, डिग्री कितनी 0। लीनियर ग्राफ की मैंने बात बताई थी कि स्ट्रेट लाइन है बेटा अगर, तो स्लोप आपका कैसे निकालते हो आप, tan थीटा से, m इज इक्वल टू किससे, tan थीटा से, और डिग्री हमेशा इसकी क्या रहेगी 1। अगर मैं ये लाइन ऐसे आपको डिनोट करके दूंगा तो इसकी डिग्री कितनी बताओगे आप, सर 1 ही रहेगी, क्योंकि लीनियर ग्राफ है और लीनियर ग्राफ की डिग्री हमेशा 1 रहेगी। बेटा इसकी डिग्री बताओ, अगर ये आपके पास में मैंने पैराबोलिक ग्राफ दिया तो पैराबोलिक की जो डिग्री होगी बेटा कितनी होगी, 2 होगी। क्यूबिक की जो डिग्री होगी, क्यूबिक ग्राफ की जो डिग्री होगी 3 होगी, क्यूबिक की डिग्री होगी बेटा 3। क्वाड्रेटिक या पैराबोलिक की डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, कोई डाउट इसमें, कोई इसमें डाउट, ये हमें आना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इंटीग्रेशन हो गया। अब बात करते हैं बेटा वेक्टर्स की। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेक्टर्स की। देखो बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं किसी भी क्वांटिटी की बात करूं तो बेटा मैथमेटिक्स में बेटा क्वांटिटी होगी या तो कांस्टेंट या फिर वो वेरिएबल। कांस्टेंट भी 2 तरीके के होंगे, या तो वो परफेक्ट कांस्टेंट होंगे यानी कि यूनिवर्सल कांस्टेंट होंगे, या फिर होंगे वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट तो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए फिक्स्ड रहते हैं, उनको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो क्वांटिटी बेटा 2 तरीके की यहां पर भी होगी, और बेसिकली 3 तरह की होती है। एक तो आपकी बेटा स्केलर, ठीक है स्केलर, एक आपकी वेक्टर, और एक होती है बेटा टेंसर, है ना टेंसर। ये 3 तरह की क्वांटिटीज हैं जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, ऐसी क्वांटिटी स्केलर, मैग्नीट्यूड एंड साथ ही साथ डायरेक्शन भी हो तो आपके पास में वो क्वांटिटी हो जाएगी वेक्टर क्वांटिटी। और डायरेक्शन भी है प्लस मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन स्टिल आर नॉट वेक्टर्स, स्टिल आर नॉट वेक्टर्स, तो ऐसी क्वांटिटी होती है बेटा टेंसर। जैसे कि करंट में डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड भी है बट स्टिल इट इज नॉट वेक्टर, तो ऐसी क्वांटिटीज क्या होंगी, टेंसर्स उनको हम बोलते हैं। ठीक है क्लियर। लेकिन हमारे सिलेबस में उनको हम स्केलर की फॉर्मेट में ही ट्रीट करेंगे। हम लोग किस तरह से ट्रीट करेंगे इनको, इन द फॉर्मेट ऑफ स्केलर्स। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा डिनोट करते हैं, डिनोशन ऑफ वेक्टर, यानी कि सिंबल की अगर हम बात करें, सिंबॉलिकली अगर हम वेक्टर को डिनोट करना चाहें तो ऐसे करेंगे। देखो ये ए कोई लेटर लिखा, उसके ऊपर हम एरो लगा दें, या फिर
ए के नीचे एरो लगा दें या फिर ए को हम क्या कर दें, बोल्ड कर दें। ये तीन बेटा तरीके होते हैं किसी भी वेक्टर को डिनोट करने के। फॉरेन राइटर्स की आप अगर बुक यूज करते हो तो उसमें ये वाला मेथड यूज करते हैं। आईआईटीएंस की अगर आप बात करोगे, ठीक है, आईआईटी की बात करोगे तो उसके प्रोफेसर्स नीचे एरो लगाते हैं। और अगर हम जनरल इंडियन पब्लिशर्स की बात करें हम अगर, तो ए के ऊपर किसी भी लेटर के ऊपर हम एरो अगर हम लगा देते हैं तो वो क्या डिनोट हो जाएगा, आपका वेक्टर का फॉर्मेट डिनोट हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें बेटा दो चीजें होंगी। किसी भी वेक्टर को मैं दो क्वांटिटीज की कंपैरिजन में लिख सकता हूं। क्या क्या दो चीजें, क्या, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और उसका साथ में क्या, डायरेक्शन। डायरेक्शन देने का काम हमेशा कौन करेगा, यूनिट वेक्टर करेगा। अभी हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एक सेकंड रुको। तो पहले समझो जरा, किसी भी वेक्टर को एक तो उसका मैग्नीट्यूड, बेटा मैग्नीट्यूड को हम डिनोट करते हैं इस तरह से दोनों तरफ ये बार लगा करके। तो मैग्नीट्यूड ये तो हो गया आपके पास में क्या बेटा, मैग्नीट्यूड, और साथ में डायरेक्शन देने का काम करता है ए कैप, यानी कि ये हो गया आपके पास में क्या बेटा, यूनिट वेक्टर। तो कई बार आपसे यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट करने की बात करेंगे ये लोग। तो वेक्टर ए को अगर मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो पहले सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो पहला बेटा होगा हमारे पास में नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 0 हो, और डायरेक्शन होगी तो सही लेकिन नो स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी। ठीक है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन इसके पास में नहीं होगी, लेकिन क्या होगा आपके पास में, मैग्नीट्यूड उसका 0। दूसरी बात बेटा, एक डिनोट करने की मैं एरो डायग्राम नोटेशन और बताऊंगा। एरो डायग्राम नोटेशन, इसमें क्या होता है, बहुत आसान तरीके से हम इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो इसमें एक एरो हम लेंगे, तो एरो की जो लेंथ है बेटा, एरो की जो लेंथ है ये तो बताएगी आपको मैग्नीट्यूड, और ये जो हेड आपको दिख रहा है एरो हेड, ये बताएगा डायरेक्शन। बेसिकली इसको हम बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं हेड। तो हेड आपको डायरेक्शन बताएगा और ये जो लेंथ ऑफ द एरो है ये आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बताएगी। क्लियर एकदम। अच्छा बेटा, इसके बाद में हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। थोड़ा जल्दी से देखते चलो इसको। यूनिट वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो बेटा ये जो इसकी लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, यूनिटी, यानी कि मैग्नीट्यूड अगर मैं बात करूं तो मैग्नीट्यूड कितना, 1। तो अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो ऐसा वेक्टर आपका क्या कहलाएगा, आपका यूनिट वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, यूनिट वेक्टर कहलाएगा। कोई दिक्कत इसमें। अब अगर ये यूनिट वेक्टर है तो चलो इसको ए वेक्टर मान लेते हैं, तो नेगेटिव ऑफ द वेक्टर क्या होगा फिर, नेगेटिव ऑफ आ वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव वेलोसिटी जब भी हम पढ़ रहे होंगे तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये नेगेटिव ऑफ द वेक्टर। तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव वेक्टर बनाने के लिए बेटा ध्यान से देखो, देखिए लेंथ तो हमें इतनी ही रखनी है, लेंथ तो इतनी ही रखनी है जितनी वेक्टर ए की है, लेकिन डायरेक्शन को क्या कर देना है, रिवर्स। तो आपको मिलेगा नेगेटिव ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर का क्या मिल जाएगा आपको, रिवर्स वेक्टर, यानी कि नेगेटिव वेक्टर ऑब्टेन हो जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन बाई ए स्केलर, किसी स्केलर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं किसी वेक्टर में, मान लो ये वेक्टर ए है मेरे पास में, ठीक है बेटा, तो मेरे को मान लो 2a बनाना है, वेक्टर 2a। तो 2a मतलब a की डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड को क्या कर दूं, मैं डबल कर दूं, तो मेरे को क्या मिलेगा, वेक्टर 2a। 3 टाइम्स कर दूं मैग्नीट्यूड को तो क्या मिल जाएगा, 3a मिल जाएगा। तो ये आपका स्केलर मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, इक्वल वेक्टर क्या होंगे, इक्वल वेक्टर ऐसे होते हैं बेटा जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, और डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो, डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो। तो ऐसे वेक्टर कहलाते हैं इक्वल वेक्टर। अच्छा, को इनिशियल, ये हालांकि नीड नहीं होती इनकी, पर हमें पता होना चाहिए। मान लो एक वेक्टर आपका यहां से स्टार्ट हुआ, इसका नाम है वेक्टर ए, और यहीं से आपका दूसरा वेक्टर बी स्टार्ट हो, तो सेम इनिशिएशन हो अगर दोनों का, सेम जगह से स्टार्ट कर रहे हो, तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं बेटा को इनिशियल वेक्टर्स। ऐसे ही को प्लेनर,
मान लो एक वेक्टर इस बोर्ड के प्लेन में है और दूसरा वेक्टर भी इसी बोर्ड के प्लेन में है, ठीक, ये इस तरह से, क्लियर। तो दोनों वेक्टर्स को हम बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स। लेकिन अगर ये ऐसे कर दिया तो अभी ये कोप्लेनर नहीं रह गए, ठीक है। तो अभी क्या है, ये कोप्लेनर, एक सेम पॉइंट से स्टार्ट हो तो को इनिशियल वेक्टर इनको हम कहते हैं। क्लियर बेटा, यहां तो कोई डाउट हो तो बताएं। इसके बाद में बेटा कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है, कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो पहले समझो यूनिट वेक्टर जो है, 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर हम डिफाइन करते हैं। एक तो बेटा आई कैप, मतलब अगर आपको एक्स एक्सिस की तरफ जाना है तो एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर बेटा डिफाइन करते हैं हम लोग आई कैप। वाई एक्सिस की तरफ अगर हम चलें तो वाई एक्सिस की तरफ जे कैप, और ऐसे ही के यानी कि जेड एक्सिस में चलें तो जेड एक्सिस को हम ऐसे डिनोट कर लेते हैं, चलो, तो जेड एक्सिस में होता है बेटा क्या, के कैप। तो ये 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स होते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो कंपोनेंट की फॉर्म में किसी भी वेक्टर को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं, मान लो मैंने 2 यूनिट चला एक्स डायरेक्शन में तो मैं लिखूंगा 2i कैप। तो अब यहां पर वर्ड्स की फॉर्मेट में मेरे को बोलने की नीड नहीं है, तो मैं सिर्फ लिखूंगा 2i कैप और मैं समझ जाऊंगा कि 2 यूनिट टुवर्ड्स दी एक्स एक्सिस, प्लस 3j कैप मैंने बोला और प्लस 5k कैप। तो ये कंपोनेंट फॉर्म आ गई आपके पास में किसी भी वेक्टर की। तो बेटा यहां से आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हो बड़े प्यार से। मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन करते हैं, मैग्नीट्यूड को इस तरह से दोनों तरफ बार लगा देंगे तो क्या होगा, ये आई के कंपोनेंट का स्क्वायर लिखो प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर और प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर कर दीजिए और रूट ले लीजिए। तो आपको क्या मिल जाएगा, इतने यूनिट्स का आपको क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड बेसिकली है क्या, समझो जरा। मान लो वेक्टर ए है बेटा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप और प्लस सी के कैप। तो ये जो ए कोमा बी कोमा सी, ये 3 आपके पास में न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी और ये बताएंगे कि आप एक्स एक्सिस में कहां पर लोकेटेड हो, वाई में कहां और जेड एक्सिस में कहां पर आप लोकेटेड हो। तो अगर आप ओरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट ए को देखो तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आप अगर ए पॉइंट को देख रहे हो तो ओ ए वेक्टर जो आपका आएगा बेटा, इसी को बोलते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर। जो पोजीशन ऑफ द पॉइंट बताता है उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, उसको हम कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, पोजीशन वेक्टर। अच्छा, ये जो मैग्नीट्यूड की हम बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड बेटा ओरिजिन से लेंथ कितनी है, ओरिजिन से अगर हम लेंथ की बात करें किसी भी वेक्टर की, अगर ओरिजिन से वो डिफाइंड है तो उसकी जो लेंथ होगी वो बताता है मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर 2 पॉइंट के बीच की अगर हम बात करें, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो यहां से ए बी वेक्टर अगर मैं कैलकुलेट करने की बात करूं तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए से हम कैलकुलेट करेंगे इसको। तो इसको बोलते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसको हम बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसको हम कहते हैं। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आपके पास में आएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा है ना, मैग्नीट्यूड m बोल देते हैं चलो, तो ये होगा बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो मतलब a से b तक की जो लेंथ है ये आपको लेंथ ऑब्टेन हो जाएगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आती हैं इसलिए मैं इसको करा रहा हूं। तो मान लो पॉइंट ए आपको दिया जाए 2,3,5, पॉइंट बी आपको दिया जाए 4, 7 और 9, ठीक है। और आपसे बोलते हैं कि वेक्टर ए बी बताओ, तो बेटा कैसे निकालेंगे हम ए बी को, तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए से कैलकुलेट करेंगे। मतलब x2 माइनस x1 तो 4 माइनस 2 ये तो आई कैप आ गया, प्लस 7 माइनस 3 जे कैप आ गया और प्लस 9 माइनस 5 के कैप। इस तरह से आपको वेक्टर ए बी ऑब्टेन होगा, ठीक है। क्लियर एकदम। अच्छा, इसके बाद में एडिशन ऑफ द वेक्टर की बात करते हैं, जहां से हमें नीड है थोड़ी सी, है ना, वेक्टर्स की जो नीड है वो यहां से है। मान लो एक वेक्टर है बेटा ए और कहीं बहुत ज्यादा दूरी पर
कहीं कोई वेक्टर बी पड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं हेड। तो दूसरे वेक्टर को उठा करके लाओ और उसके टेल को पहले वाले वेक्टर की हेड पर रखो। ये आपने बी को उठाकर लाया आप, और बी को उठा करके आपने इसके हेड पर इसके टेल को पुट ऑन कर दिया। अब फर्स्ट वाले की जो टेल है और सेकंड वाले का जो हेड है बेटा, उससे उसको अपोज कराओ। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या मिलेगा? दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा वो कितना आता है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड प्लस 2 ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड 2ab कोस थीटा। कोस थीटा क्या सर? ए की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन, बी की डायरेक्शन और ए की डायरेक्शन में जो एंगल है वो लेना होता है। ठीक है, ए और बी के बीच का एंगल का भी ये ले लो, ये नहीं, ए और बी की डायरेक्शंस के बीच में जो एंगल है वो हमें लेना होता है। ठीक, तो इसमें 4 केस हैं, 4 केस में अभी बताने वाला हूं आप लोगों को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे तो चारों के चारों केसेस वहां पर डायरेक्टली आप यूज कर पाओगे। तो चारों केस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सभी को बारी बारी से बता देता हूं। अच्छा, एक चीज और इसमें आती है, देखो कि जो रिजल्टेंट है ये पहले वाले वेक्टर से कितना एंगल बनाता है। तो आप tan अल्फा निकाल सकते हो बेटा। कैसे? ये tan अल्फा आएगा आपके पास में, देखो मैं बता देता हूं इसको। तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा b का cos थीटा कंपोनेंट आएगा, और ये आता है b sin थीटा कंपोनेंट। बताऊंगा अभी कंपोनेंट का क्या सिस्टम रहता है। तो ये लेंथ आएगी आपके पास में, ये तो लेंथ आई a, और प्लस ये आएगा b cos थीटा। तो tan अल्फा आप निकालना चाहोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा? सर b sin थीटा अपॉन ये क्या है? लेंथ सर ये है a प्लस b cos थीटा। इस तरह से आप tan अल्फा निकाल सकते हो। ठीक है, अभी बताता हूं इस चीज को कि कंपोनेंट की फॉर्म में कैसे ब्रेक करते हैं, मैं बता देता हूं अभी। तो पहले एडिशन समझते हैं। तो एडिशन के लिए मैंने आपको बताया कि वेक्टर a और ये वेक्टर b है, तो दोनों को अपोज कराने वाला जो थर्ड वेक्टर है वो रिजल्टेंट होगा। ठीक है, वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड आपने कैलकुलेट कर लिया। कितना बेटा? a का मैग्नीट्यूड, मैं a के ऊपर बार नहीं लगा रहा, ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये आपने क्या निकाल लिया बेटा? मैग्नीट्यूड। अब मैं 4 केस बताऊंगा। केस नंबर 1 कि अगर वेक्टर a और वेक्टर b मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है और थीटा दोनों के बीच में कितना है बेटा? 90 डिग्री। थीटा कितना है? 90 डिग्री। ठीक, तो ये वाला केस आपका कहां पर यूज होगा कि जब 4 कॉर्नर्स पर आप इक्वल अमाउंट के चार्ज पुट करोगे और एक पर आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो वहां पर ये केस आपका डायरेक्टली यूज होगा। तो देखो आर की जो मैग्नीट्यूड आपके पास में आएगी बेटा, ए की जगह क्या, मान लो फोर्स की फॉर्मेट में लिख देता हूं, मान लो दोनों को एफ बोल दिया मैंने, तो एफ स्क्वायर प्लस ये भी कितना? एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ, 2f स्क्वायर, एफ इंटू एफ स्क्वायर कोस 90। बेटा कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये आपके पास में आ गया 2f स्क्वायर रूट, मतलब रूट 2 टाइम्स ऑफ f। तो जो रिजल्टेंट आएगा बेटा रूट 2 टाइम्स ऑफ एनी1 आएगा अगर दोनों बराबर हैं। तो अगर दो इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्सेस लगी हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट O पर, ये भी F है और बेटा ये भी F है, तो नेट जो फोर्स आएगी आपके पास में F नेट जो होगा वो रूट 2 टाइम्स ऑफ F होगा, वो रूट 2 टाइम्स ऑफ F होगा। कोई डाउट इसमें? नहीं सर, बिल्कुल ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात कि अगर वेक्टर A का मैग्नीट्यूड वेक्टर B के मैग्नीट्यूड के बराबर है और साथ में थीटा आपके पास में कितना? 60 डिग्री, तो बेटा जो रिजल्टेंट आपके पास में आएगा वो आएगा, मैं डायरेक्टली बता देता हूं, वो आएगा रूट 3 टाइम्स ऑफ एनी1। ठीक है, दोनों को अगर हम F बोल देते हैं। ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस कि थीटा अगर आपके पास में 120 डिग्री है तो जो रिजल्टेंट होगा वो किसी भी एक फोर्स के बराबर आएगा। चौथा और लास्ट केस आपका वो ये है कि थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री अगर होता है, मतलब दोनों वेक्टर कैसे होंगे बेटा? या तो पैरेलल या फिर इस वाले केस में क्या? एंटी पैरेलल होंगे। हेलो हेलो, तो एंटी पैरेलल, तो इसमें आपको डायरेक्टली ऐड कर देना है, डायरेक्टली ऐड लाइक स्केलर्स, लाइक द स्केलर्स।
जैसे हम स्केलर को ऐड करते हैं डायरेक्टली हमें ऐड कर देना है, और यहाँ पर डायरेक्टली हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट लाइक स्केलर्स। जैसे कि हम स्केलर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस तरह से हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्लियर? एकदम आसान सी बात थी। ठीक, आगे चलते हैं। कंपोनेंट और रिजोल्यूशन। बेटा अब हम बात करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की। ठीक है, किसकी बात करने वाले हैं अभी? रिजोल्यूशन ऑफ दी वेक्टर। मान लो अभी मैंने दो वेक्टर्स को सम अप करके एक थर्ड रिजल्टेंट वेक्टर बना दिया। दो वेक्टर्स को ऐड करके थर्ड वेक्टर रिजल्टेंट जनरेट किया। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, इस रिजल्टेंट वेक्टर को एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में ब्रेक करना चाहता हूं। एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट में ब्रेक करना चाहता हूं, तो इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ दी वेक्टर्स। तो चाहो तो आप ट्रिग्नोमेट्री से इसको ब्रेक कर लो। कैसे? सर थीटा की तरफ ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस बी अपॉन एच कोस थीटा होगा। तो ये आपके पास में आ जाएगा एच का यानी कि आर का, ये आ जाएगा आपके पास में बेटा आर का कोस थीटा कंपोनेंट अगर ट्रिग्नोमेट्री से देखें, और ये आ जाएगा आपके पास में बेटा वाई कंपोनेंट जो होगा ये आएगा आर का साइन थीटा कंपोनेंट। तो आप ऐसे याद रखो कि थीटा की तरफ वाला जो कंपोनेंट होगा वो उस वेक्टर का कोस कंपोनेंट होगा, और दूसरा वाला कंपोनेंट क्या होगा? वो होगा आपके पास में साइन कंपोनेंट। मान लो थोड़ी देर के लिए ये फोर्स है 10 न्यूटन का, तो इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट मेरे को चाहिए और इस फोर्स का वाई कंपोनेंट मेरे को कैलकुलेट करना है। तो F इज इक्वल टू 10 न्यूटन 30 डिग्री की तरफ कितना होगा? 10 कोस 30 कंपोनेंट होगा बेटा ये। तो कोस 30 की वैल्यू कितनी? √3/2, मतलब 5√3 आपके पास में न्यूटन, ये एक्स कंपोनेंट आ गया। वाई कंपोनेंट कितना होगा? सर ये होगा F का साइन 30 कंपोनेंट, मतलब 10 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी? 1/2 यानी कि 5 न्यूटन। ये कंपोनेंट आपका y कंपोनेंट के फॉर्मेट में अगर देखोगे तो 5 न्यूटन, और इस फोर्स का x कंपोनेंट अगर आप देखना चाहोगे तो वो कितना होगा? 5√3 न्यूटन। क्लियर हुई बात? इस तरह से हम वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं? रिजोल्व कर सकते हैं। क्या इतनी कहानी समझ में आती है? इसके बाद में बेटा दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने आने वाली हैं। प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। दो तरीके का हम प्रोडक्ट देखेंगे, एक बेटा स्केलर प्रोडक्ट, या फिर इसी को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे, या फिर इसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, दूसरा वेक्टर, या फिर इसी को हम नाम देते हैं दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। तो पहले हम बात करते हैं बेटा डॉट प्रोडक्ट की। डॉट प्रोडक्ट की हम बात करेंगे। डॉट प्रोडक्ट क्या है? तो डॉट प्रोडक्ट आपके पास में दो वेक्टर्स आपको दिए जाएंगे ए और बी, उन दोनों के बीच में आप डॉट लगा करके इसको डिफाइन करोगे, डिनोट करोगे, डिनोटेड बाई ए डॉट बी। सर होगा कितना ये? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा, दोनों के बीच के एंगल का कोस। ये इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं, ए बी कोस थीटा। क्लियर एकदम? तो यहां से सर एक बात हमको समझ में आ रही है कि कोस थीटा को कैलकुलेट कर लो। तो कोस थीटा मतलब अगर कोस थीटा आ गया तो थीटा भी हम निकाल सकते हैं, मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर्स वी कैन कैलकुलेट इन इजी मैनर। तो कोस थीटा कितना होगा सर? यहां से वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट लिखा और डिवाइडेड बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लिख दो, तो आपको क्या ऑब्टेन हो जाएगा? कोस थीटा। एंड हेंस यू कैन कैलकुलेट दी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर्स। अब देखो
ए डॉट बी, ये मेरे पास में डिफाइन आया ए बी कोस थीटा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सर आई डॉट आई कितना होगा, तो सर ये होगा आई कैप एक यूनिट वेक्टर है, तो आई डॉट आई इसका मैग्नीट्यूड इनटू दूसरा वेक्टर क्या है सर आई कैप है, इसका भी मैग्नीट्यूड आई डॉट आई यानी कि ए बी कोस थीटा। आई में और आई में एंगल कितना सर 0, और कोस 0 की वैल्यू होती है 1। कोस 0 की वैल्यू कितनी भाई 1। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कोस 0 की वैल्यू भी 1। तो इसलिए आई डॉट आई आपको मिलेगा बेटा कितना 1। आई डॉट आई कितना मिलेगा 1 मिलेगा। लाइक वाइज जे डॉट जे 1 एंड हेंस के डॉट के भी आपको कितना मिलेगा, के डॉट के भी आपको मिलेगा 1 ही मिलेगा। बट अगर मैं आई डॉट जे अगर आपसे पूछ लूं आई डॉट जे, तो आप बोलोगे सर आई का मैग्नीट्यूड लिखो, जे का मैग्नीट्यूड लिखो इनटू कोस। आई और जे में एंगल कितना सर 90 डिग्री, आई एक्स एक्सिस की तरफ और जे वाई एक्सिस की अलोंग, तो कोस 90। और बेटा कोस 90 आप अच्छी तरह जानते हो कितना 0। तो ये 0 होते ही सारी क्वांटिटी को क्या कर देगा 0। तो आई डॉट जे की वैल्यू आपको कितनी 0 मिलेगी। सिमिलरली जे डॉट के भी कितना मिलेगा 0, और के डॉट आई कैप भी कितना मिलेगा 0 आपको मिलेगा। ठीक है, तो सेम अगर यूनिट वेक्टर हैं तो उनका प्रोडक्ट 1, जैसे कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इज इक्वल्स टू 1। बाकी अगर हम डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट करते हैं, कैसा डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट आपका क्या आएगा 0 आएगा। कोई डाउट? तो मान लो कंपोनेंट की फॉर्म में अगर आपसे कोई पूछे कि सर मान लो 2y कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप मान लो, तो a डॉट भी आपको कैलकुलेट करना है बेटा। तो सबसे आसान तरीका इसका मालूम है क्या है, i के कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन i के कंपोनेंट के साथ कर दो। क्यों? क्योंकि i का जब डॉट प्रोडक्ट i के साथ होगा तो ही 1 आएगा, i का जब j के संग या k के संग होगा डॉट प्रोडक्ट तो 0 हो जाएगा। तो सिंपल सा तरीका ये हो गया कि i के कंपोनेंट को i के संग मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 1 प्लस j वाले कंपोनेंट को j के संग मल्टीप्लाई कर दो और प्लस k के कंपोनेंट को जो कि -1 है और ये कितना 3, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 प्लस 6 माइनस 3, बेटा ये 5 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया 5। और ये कैसी क्वांटिटी है, एक नंबर आ रहा है, एक स्केलर ये आ रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इसलिए इसको बोलते हैं क्या, स्केलर प्रोडक्ट इसको हम बोलते हैं। राइट, चलो ये कंपोनेंट की फॉर्म में आपने देखा, ये इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट आपने देख लिया। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट आपने ये देखा। अच्छा एक बात और इसमें, अगर मेरे को दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, अगर दो वेक्टर्स को मुझे परपेंडिकुलर शो करना है तो मैं क्या दिखा दूं, सर ध्यान से देखना। अगर मैं ए डॉट बी कैलकुलेट करना चाहता हूं तो आपने फॉर्मूला बताया सर ये होगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा। तो अगर थीटा इज इक्वल टू हो जाए 90 डिग्री तो देन बेटा फिर क्या होगा, ए डॉट बी कितना हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कोस 90, और कोस 90 क्या 0, तो ए डॉट बी आपके पास में आ जाएगा 0। तो अगर मेरे को दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है तो मैं क्या शो कर दूंगा, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 शो कर दूंगा। क्लियर, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या शो कर दूंगा, मैं 0 शो कर दूंगा। ठीक है, तो वो क्वांटिटीज आपकी कैसी हो जाएंगी, परपेंडिकुलर शो हो जाएंगी। ठीक है, ओके। अच्छा, सिमिलरली आगे चलते हैं अब क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ बेटा। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट इसको हम डिनोट करते हैं बेटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में क्रॉस पुट ऑन करके, क्रॉस लगा करके इसको हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये होगा क्या सर, ये होगा आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू
वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, उसमें कोस थीटा था, इसमें साइन थीटा है। तो अभी तक तो यहां तक ये भी स्केलर है, लेकिन इसमें एक डायरेक्शन के लिए वेक्टर कंपोनेंट और ऐड होता है, दैट इज एन कैप। ठीक है, एन कैप क्या है? ये यूनिट वेक्टर है जो क्या देगा आपको? डायरेक्शन। मतलब ए क्रॉस बी जो वेक्टर आएगा नया, उसके पास में डायरेक्शन भी है, उसके पास में क्या है? डायरेक्शन भी है। तो ये जो क्वांटिटी है एक वेक्टर है, इसलिए इसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर हुई बात? अब सुनो ध्यान से। अब अगर मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूं, तो आपने लिखा सर ये हो गया ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। मैं दोनों तरफ मोड ले लेता हूं, ये इधर भी मैंने मोड लिया और इधर भी मैंने ये मोड ले लिया। तो एक तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड था ही, तो ये तो ए ही रहेगा, ये बी रहेगा, ये साइन थीटा हो जाएगा, और ये एन कैप का मैग्नीट्यूड आप कर दोगे। और ये क्या है आपके पास में? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आपने ले लिया। तो बेटा एन कैप आपके पास में यूनिट वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1। तो बेटा यहां से आप साइन थीटा कैलकुलेट कर सकते हो। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा सर? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और डिवाइडेड बाई ए बी, मतलब ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। सर यहां से हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स यहां से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा कितना रहे? 0 डिग्री। तो अगर थीटा 0 डिग्री है तो देन बेटा ए क्रॉस बी जो होगा, ए क्रॉस बी ये हो जाएगा ए बी साइन 0, ए बी साइन 0, और साइन 0 क्या होता है? 0। तो ए क्रॉस बी आपका क्या हो जाएगा? 0। तो अगर मुझे दो वेक्टर्स को पैरेलल प्रूफ करना है, टू शो पैरेलल, तो मैं क्या शो कर दूंगा? मैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 शो कर दूंगा। तो मेरे को दो वेक्टर्स पैरेलल शो करने को एक मेथड मिल गया कि अगर मैं ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 शो कर दूं तो वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? पैरेलल शो हो जाएंगे। क्लियर एकदम? अच्छा जी साहब, नेक्स्ट देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ए क्रॉस बी। बेटा थोड़ा सा ये टिपिकल आपको महसूस होगा, जब भी हम टॉर्क निकालेंगे, जब भी हम एंगुलर मोमेंटम वगैरह कैलकुलेट कर रहे होंगे आने वाले टाइम में, तो वहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट का बहुत अच्छी तरह से यूज़ आपको करने को मिलेगा। तो इसको एक बार बहुत अच्छे से समझ लो, आसान चीज़ है, एक बार समझ लोगे तो आसान है, अदरवाइज टिपिकल हो जाएगा। तो इन दी फॉर्म ऑफ कंपोनेंट अगर मेरे को ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, उससे पहले एक चीज़ देखो, अगर डायरेक्शन की मैं बात करूं तो वेक्टर ए मान लो ये है और ये वेक्टर आपका बी है, तो आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है। तो ए क्रॉस बी जो नया वेक्टर आया ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इसकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा देखो ए की तरफ ऐसे आप क्या करो, फिंगर्स करो, और बी की तरफ कर्ल करो, ए क्रॉस बी। तो ये जो थंब है ये आपको देगा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। ठीक है बेटा, बी क्रॉस ए करना है तो बी से देखो स्टार्ट करो, बी से ए की तरफ चलाओ, तो बी क्रॉस ए आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन कहां पर जा रही है? सर इनवर्ड जा रही है। कहां जा रही है? इनवर्ड। लेकिन ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कहां आई? अपवर्ड। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये दोनों इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक की डायरेक्शन आउटवर्ड है, एक की डायरेक्शन इनवर्ड है। लेकिन ए डॉट बी और बी डॉट ए अगर आप कैलकुलेट करोगे तो दोनों स्केलर क्वांटिटीज ना दोनों क्या आएंगी? सेम होंगी। ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, बल्कि क्या होगा ये ए क्रॉस बी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो बेटा ये होगा बी क्रॉस ए का नेगेटिव, है ना, बी क्रॉस ए का क्या? नेगेटिव माइनस बी क्रॉस ए, क्योंकि डायरेक्शंस आपकी क्या हो गई? उल्टी हो गई हैं। अच्छा ये चीज क्लियर हो गई, ये कम्यूटेटिव है, ये कम्यूटेटिव नहीं है। डायरेक्शन बुक्स में आप देखोगे तो स्क्रू रूल से वो आपको बताएंगे, है ना, या फिर राइट हैंड पाम रूल से बताएंगे, या राइट हैंड थंब रूल से आपको बताएंगे। तो सारी चीजें सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ए की तरफ ऐसे फिंगर रखो, बी की तरफ कर्ल करो, जो थंब की डायरेक्शन होगी वो आपको क्या देगी? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देगी। क्लियर एकदम? तो जैसे मैं आपसे पूछूं बेटा कि आई कैप और जे कैप, आई कैप और जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? तो देखो
आई कैप और ये जे कैप, तो आई से जे की तरफ चलो तो थंब कहां जा रहा है, जेड डायरेक्शन में, तो ये आएगा के कैप। तो बार बार आप ऐसे नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए मैं साइक्लिक सिस्टम आपको बता दे रहा हूं। ये साइक्लिक सिस्टम क्या है, तो आप ऐसे करो बेटा, आई जे और यहां पर के लिखो, आई कैप जे कैप और के कैप। तो आई से आप जब जे की तरफ चलोगे, आई क्रॉस जे, तो आपको नेक्स्ट वाला मिलेगा साइक्लिक सिस्टम में। जे क्रॉस के करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आई कैप मिलेगा। आई क्रॉस जे के मिला, जे क्रॉस के आई मिला, के क्रॉस आई जे कैप मिलेगा। लेकिन अगर आप जे क्रॉस आई कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको नेगेटिव साइन अडॉप्ट करना पड़ेगा, तो जे क्रॉस आई माइनस के होगा। कितना होगा, माइनस के होगा। तो ये आपका साइक्लिक सिस्टम फॉलो करता है, ठीक है ना। साइक्लिक सिस्टम से आप कैलकुलेट कर सकते हो बहुत आसान तरीके से, ठीक है भाई। अब आ जाओ, कैलकुलेशन ऑफ ए क्रॉस बी इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट। मान लो वेक्टर ए आपको दिया 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप बेटा, और वेक्टर बी आपको दिया मान लो i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप, कुछ भी ले लो, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए। तो बेटा ए क्रॉस बी आपको कैलकुलेट करना है, ध्यान से समझना। डिटर्मिनेंट आप लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे आई कैप, उसके बाद में जे कैप और उसके बाद में के कैप, और यहां पर आप साइन पुटअप कर लेना, प्लस माइनस और प्लस, ये मैंडेटरी है, ठीक। उसके बाद में वेक्टर ए के जो कंपोनेंट्स हैं वो अगली रो में आप लिख दोगे, मतलब 2 है, फिर 1 है और ये 3 लिखा। वेक्टर जो दूसरा है बी, उसके कंपोनेंट क्या क्या है वो अगली रो में लिखो, 1 है, 3 है और क्या है बेटा 4। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं है सर। अब एक रोज भी कैलकुलेट करना है, तो देखो ये आई कैप लिखा आपने, आई कैप जिस रो में है उसको कवर कर लेंगे और जिस कॉलम में है उसको कवर कर लो। क्या क्या बचा, आई कैप के साथ में 1 3 3 4 ये बचा। आई कैप के साथ में साइन कैसा है, पॉजिटिव। फिर आया जे कैप, और जे कैप के साथ में साइन कैसा है सर, ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव लिख लिया। अब जे कैप के साथ में डिटरमिनेंट क्या क्या बचेगा, कैसे बचना है, जे कहां पर है सर, इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में, तो इन दोनों को आप ढक लीजिए, इन दोनों को कवर कर लीजिए। क्या क्या बचा, 2 बचा सर, इधर 3 बचा, इधर 1 बचा और ये 4 बचा, ठीक। उसके बाद में इसका काम हो गया। अब के कैप की बात करते हैं। सर के कैप में क्या लिखेंगे फिर हम, तो के कैप जिस लाइन में है उसको कवर कर लो, जिस रो में है उसको कवर करो। तो क्या क्या बचा सर, ये तो 2 1 और 1 और 3 1 और 3 ये बचा, ठीक है। ये बहुत आसान सा 2/2 का डिटरमिनेंट जनरेट हो गया, 2/2 का डिटरमिनेंट जनरेट हो गया। इसको आप बहुत आराम से लिख सकते हो। कैसे करते हैं, 1 का मल्टीप्लीकेशन 4 के संग और विद पॉजिटिव साइन, माइनस 3 का मल्टीप्लीकेशन 3 में विद नेगेटिव साइन। तो बेटा कितना हो जाएगा, ये i के साथ 4 1 जा 4 माइनस 3 3 जा 9 माइनस जे के बेटा ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 माइनस 1 इंटू 3 3 प्लस के कैप के संग क्या हो जाएगा सर, इसका मल्टीप्लाई इसके संग करो 6 माइनस 1 का 1 के संग करो 1। ये आपके पास में देखो कंपोनेंट की फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना मैंने सिखा दिया, ठीक है। तो यहां आपको जैसे पोजीशन वेक्टर देंगे और फोर्स देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि टॉर्क बताओ क्या होगा, तो आप उस टाइम कैलकुलेट कर रहे होगे आर क्रॉस एफ। यही मेथड आपको यूज करना होगा, ठीक है, यही मेथड आपको यूज करना होगा। या फिर आपसे पूछेंगे कि एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो आप कैलकुलेट कर रहे होगे आर क्रॉस पी कैलकुलेट कर रहे होगे। डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मेट में अगर आपसे कोई पूछे तो वर्क डन आपसे कैलकुलेट करवाएंगे, तो एफ डॉट एस से वो आप कैलकुलेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। दीज आर द बेसिक कैलकुलेशंस ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये बेसिक्स कवर करे हैं हमने। एक छोटा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर और ले लेते हैं, ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर और ले लेते हैं और मोशन इन 1D कल स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है ना। आज बेसिक हो गया आपका सारा, कोई दिक्कत नहीं,
कल इसको बहुत अच्छी फॉर्मेट में अच्छी स्पीड के साथ में लेकर चलेंगे, कल ही कवर कर लेंगे 1D और 2D भी। चलो, तो क्या बोल रहे थे हम? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहे थे बेटा। एक तो बेटा मैं एक तरीका बता देता हूं, उस तरीके से आप सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो बड़े आसान तरीके से। देखो, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री। ठीक है, जब आप एसी कर रहे होंगे तो वहां पर इसका बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ ठीक है। चलो ओके, तो बेटा ये वाली जो लाइन है देखो, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना, इस वाली लाइन में कोई चेंज नहीं हो रहा। y की जो वैल्यू है वो इस तरह से चेंज होगी, यहां पर भी y की वैल्यू 0, यहां भी 0, सब जगह 0 है y की वैल्यू। तो इस वाले एक्सिस को मैं बोल देता हूं नो चेंज एक्सिस, नो चेंज एक्सिस। ठीक, यहां पर y की वैल्यू चेंज हो रही है तो इसको मैं चेंजिंग एक्सिस बोल देता हूं, या चेंज वाला एक्सिस। ये वाली लाइन यानी कि कौन सी लाइन? 0 डिग्री की और 180 डिग्री की जो लाइन है वो नो चेंज वाली लाइन हुई। 90 डिग्री की और 270 डिग्री की जो लाइन है वो चेंज वाली लाइन है। पहली बात, सभी आप जानते हो कि यहां पर आपको सर ने सिखाया था 9th क्लास में AST और C आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या एड शुगर टू कॉफी, ऐसे करके आपने सीखा हुआ होगा। क्लियर? इसका मतलब है कि यहां पर ऑल पॉजिटिव है, यहां पर साइन और इसका रेसिप्रोकल, यहां पर टेन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। यहां पर कोस और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। इतना आपको मालूम है? अच्छा, अब सुनो, चेंज बोले तो किस में चेंज? सर साइन का कोस में चेंज कर देना है, टेन का कोट में चेंज कर देना है, सेक का कोसेक में चेंज कर देना है। ठीक, अच्छा, ये कैसे पता करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में हम आ रहे हैं? तो देखो, अगर आप 90 पर हो, 90 में से कुछ आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल फॉल इनटू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 अगर प्लस करोगे आप तो 90 प्लस थीटा बेटा किस में हो जाएगा? सेकंड में। आप 180 पे खड़े हो, मान लो 180 प्लस करोगे तो 180 प्लस थीटा कहां पर आ जाएगा? सर ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और 180 माइनस थीटा करोगे तो सर वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो सारे फॉर्मूले आपके तैयार हो गए, 48 फॉर्मूले लगभग आपके सारे तैयार हो चुके हैं। यहां से देखो कैसे, मैंने आपसे पूछा कि साइन 180 माइनस थीटा कितना होगा? साइन 180 माइनस थीटा कितना होगा? तो सबसे पहले आपने देखा कि सर ये तो 180 है, 180 है, कौन सी लाइन पर आ रहा है? नो चेंज वाली लाइन पर। तो साइन थीटा तो साइन थीटा के फॉर्मेट में ही रहेगा। अब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव वो बताएगा ASTC। ASTC मतलब आप 180 पे खड़े हो, माइनस थीटा करोगे तो 180 माइनस थीटा बेटा किस क्वाड्रेंट में आया? सेकंड में आ गया है तो। और सेकंड में S लिखा हुआ है, S मतलब साइन, साइन तो पॉजिटिव है, तो ये आपका आ गया पॉजिटिव प्लस साइन थीटा। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। मैंने अगर आपसे पूछा कि साइन 90 प्लस थीटा बताओ, या साइन 90 माइनस थीटा बताओ कितना होगा? तो सर ध्यान से देखो, 90 आपने देखा, 90 कौन सी लाइन पर है? सर चेंजिंग लाइन पर है, तो साइन का हो जाएगा क्या? कोस में चेंज कर देना है। अब 90 माइनस थीटा, 90 पर आप हो, 90 माइनस थीटा आप करोगे तो आप आ जाओगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा प्लस कोस थीटा। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? कोस थीटा हो जाता है। अब सारे फॉर्मूले आप जनरली यहां से क्या कर सकते हो? डराइव कर सकते हो। देखो कैसे, tan 180 प्लस थीटा बोलो जरा, तो बेटा 180 कौन सी लाइन पर है? हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो tan थीटा ही रहेगा। अब पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव, तो वो देखना पड़ेगा आपको वहीं पर जाकर। तो 180 प्लस थीटा किस में आ गया? थर्ड में। थर्ड में तो tan पॉजिटिव है, तो सर ये तो tan की ही बातें कर रहे हैं, तो tan हमारा पॉजिटिव आ गया। कोई दिक्कत नहीं।
अब हम बात करते हैं tan 180 माइनस थीटा की। बताओ बेटा क्या आएगा। तो 180 आपने देखा तो tan तो चेंज नहीं होगा, tan थीटा में ही रहेगा, लेकिन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव वो देखते हैं। तो 180 पे खड़े हो जाओ, 180 माइनस थीटा यानी कि कुछ घटाना है आपको, तो सेकंड में आप आए तो साइन लिखा है, साइन पॉजिटिव, मतलब tan तो होगा नेगेटिव, tan होगा नेगेटिव। इस तरह से आप किसी फॉर्मूले को यहां से डराइव कर सकते हो। क्लियर हुई बात ये सारी, इसमें कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर एकदम बात। अच्छा आ जाओ आप आगे। बेटा साइन 2 थीटा, ये फॉर्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। साइन 2 थीटा होगा बेटा 2 साइन थीटा इंटू, तो एंगल हाफ हाफ हो गए दोनों देखो, लेकिन अगर साइन थीटा है सिर्फ तो कितना होगा, तो सर ये हो जाएगा 2 साइन इस वाले एंगल का हाफ, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। क्लियर एकदम, कोई डाउट हो इसमें बताएं। 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली कोस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होगा बेटा ये होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब अगर यहां पर डबल एंगल है तो यहां पर आधे आधे एंगल आपको दिख रहे होंगे। अब ध्यान से देखो, कोस स्क्वायर थीटा माइनस इस साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बेटा ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वैल्यू आ गई आपके पास में कोस 2 थीटा की। तो यहां से आप देखो कि कोस 2 थीटा, इस 1 को इधर लाओ तो 1 प्लस कोस 2 थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो 1 प्लस कोस थीटा अगर हो जाए तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 कर देंगे, थीटा बाई 2 कर देंगे। अच्छा अगर मैंने इसमें यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दिया, किसकी जगह, कोस स्क्वायर थीटा की जगह, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, माइनस ये वाला साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये किसकी वैल्यू आई, ये वैल्यू आपके पास में आ गई बेटा किसकी, कोस 2 थीटा की। ये किसकी वैल्यू आ गई, कोस 2 थीटा की। तो इस टर्म को इधर ले जाओ, इस टर्म को उधर ले जाओ, तो 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज में आता है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा यूज में आता है। tan 2 थीटा का फॉर्मूला देखो बेटा, ये होता है 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह से साइन 2 थीटा का इन टर्म्स ऑफ tan फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहता है, बस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। तो ये बेसिक कंसेप्ट थे, बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जो आपको आनी चाहिए थी। एक बहुत छोटा सा एक मैं और बताना चाहूँगा आपको, ये 3, 4, 5 का आपको ट्रायंगल याद रखना है, ठीक है। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ये जो एंगल आपका आएगा बेटा ये आता है 37 डिग्री, ये 90, और ये जो एंगल आएगा आपके पास में कितना आएगा, ये आएगा 53 डिग्री, ठीक है, 53 डिग्री। देख लो सम अप करके 180 आ रहा होगा सभी का, है ना, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि साइन 37 कितना होगा, तो साइन 37 ऑब्वियसली मैं बताऊं तो आता रहता है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 37 साइन की वैल्यू अगर आपको निकालनी तो P अपॉन H, तो बेटा कितनी होगी, P कितना है 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 5, 3 अपॉन 5 होगी। कोस 37 अगर कोई पूछे बेटा तो कितना बताओगे, सर ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 4 अपॉन 5। सर tan 37 पूछे तो tan 37 कितना, P अपॉन B 3 अपॉन 4। इस तरह से आप सारी वैल्यूज बता सकते हो। तो ये बेसिक हमने कंप्लीट कर लिया है आज। कल से बहुत स्टैंडर्ड तरीके से, धुआंधार तरीके से हम मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D यानी कि मोशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर 2D मोशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मतलब कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए जब तक के लिए तैयारी करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।